ठीक है बेटा। देखिए आज क्या करते हैं, देखो बेटा सुनो। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। ऐसे मान लीजिए जैसे 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 2 में आया, 4 से 3 में आया, है ना। आप ये सोचो जैसे बॉल ऊपर फेंकी आपने और ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो हायर से लो में आ रही है। तो जब भी कोई चीज हायर से लो में आती है तो वो क्या करती है, वो लो एनर्जी रिलीज करेगी। जब यहां से यहां आया तो एनर्जी रिलीज होगी। अभी कितनी रिलीज होगी ये अपने को देखना है, ठीक है बेटा। तो देखो जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, डिफरेंस हमेशा क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो मैंने क्या लिखा है, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, आप मुझे बताओ इनिशियल इलेक्ट्रॉन यहां था, कहां पे था बताओ, N2 पे था। इनिशियल स्टेट तो ये है इसकी और फाइनल स्टेट इसकी ये है बेटा। तो हमने क्या लिख दिया, फाइनल यानी N1, तो मैंने इसको लिख दिया EN1, इनिशियल EN2। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। यहां से किसी को डाउट है? पहले इतने में किसी को कोई डाउट है बच्चों? तो आगे चले, ठीक है। आगे का सुनो आप, देखो बेटा ये डेल्टा ई, ये एनर्जी का बेटा मैं फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर चुका हूं, याद है क्या? फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन में याद कीजिए, याद है क्या? 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। अब देखिए n1 था तो मैंने n1 स्क्वायर कर दिया, और ये n2 था तो मैंने कर दिया n2 स्क्वायर। ये बात समझ आएगी? और इस डेल्टा ई की जगह लिख दिया hc बाई लैम्डा। ये कौन सा, डेल्टा ई इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। दक्षिता बिट्ठू बताओ, दक्षिता बिट्ठू बताओ बेटा, डेल्टा ई इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा कौन सा रूल है ये? वेरी गुड, दक्षिता बिट्ठू बताओ। दक्षिता बिट्ठू बताओ। देव किशोर व्यास, इलेक्ट्रॉन जब हाइट से लोअर में आएगा तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? हैं? अरे देव किशोर व्यास, हाँ जी, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, है ना। तो बेटा अपन ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा ई की जगह hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं। अब देखो बेटा इसमें सुनो क्या क्या चीजें कॉमन आ गई, ध्यान दीजिए। देखिए n1 और इसको छोड़ के बाकी सारा कुछ कॉमन आ गया कॉमन, तो मैंने इसको बाहर ले लिया। बेटा एक बात ध्यान रखना, एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस था, वो मैंने माइनस यूज नहीं किया है क्योंकि वो माइनस करोगे फाइनल रिजल्ट वही आना है वापस, तो मैंने बिना माइनस के लिखा है वैल्यूज, ठीक है ना। अब ये कॉमन आ गया बेटा, ये सारी चीजें कॉमन आ गई, अंदर है क्या कोई डाउट इसमें? अब देखो बेटा मैंने क्या किया, ये एच सी वाई लेमडा है, इस एच सी को इधर पटक दिया तो इधर सिर्फ क्या रह गया, 1/λ रह गया। क्या इतना समझ में आया? अब बेटा सी क्या होता है, सी क्या है बताओ, सी क्या है? इस सी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, वेरी गुड। और एच क्या है, एच बोलो,
प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी गुड क्रिस, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो बेटा देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी दोनों कांस्टेंट है, यानी ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, ये पूरी चीज, नहल यादव बहुत बढ़िया बेटा, ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई। तो इस पूरी कांस्टेंट चीज को अपन एक नाम देते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे देखो ये जो है इसकी जगह c की वैल्यू रख दी और h की वैल्यू रख दी, ठीक है, ये आ गया। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट को r से इंडिकेट करते हैं, तो इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया r z स्क्वायर, ये आ गया। अब बेटा जब अपन इसको सोल्व करें तो सोल्व करने पे देखो r की वैल्यू ये आएगी 1.09768 इंटू 10 की पावर 7। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट समझो बेटा, यूनिट समझते हैं। एक बात बताओ, देखो z क्या है, z क्या होता है, z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, नहीं होती ना, एटॉमिक नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। और n1 और n2 ऑर्बिट के नंबर है, उनकी भी कोई यूनिट होती है क्या? n1 और n2 की यूनिट होती है क्या? नहीं होती है ना। जैसे आपके घर में 4 रूम है, तो पहला रूम दूसरा रूम को यूनिट थोड़ी लगाते हैं, नहीं होता ना। तो ना इसकी यूनिट, इसका मतलब r की जो यूनिट है वो किसके इक्वल होगी? 1/λ। लेमडा क्या है? लेमडा क्या है? वेव की लेंथ है ना, वेव की लेंथ जिसको आप बोलते हो वेवलेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये होता है ना। तो देखो मैंने क्या लिखा बेटा, 1/मीटर। क्या इसका यूनिट समझ में आया आपको? यूनिट क्लियर है? ठीक है। अब बेटा मीटर को सेंटीमीटर करना हो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 100। इसको जब सोल्व किया तो आर की वैल्यू बेटा ये आ गई, ठीक है। याद हो तो कर लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखो बेटा हमारा फॉर्मूला ये चल रहा है, तो मैंने n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर यहाँ एलसीएम ले लिया। देखिए तो सोल्व करने पे ये बचेगा क्या? सोल्व करने पे, इसको सोल्व करने पे ये आएगा क्या? अब मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को उल्टा कर दिया, है ना, रेसिप्रोकेट कर दिया इसको। तो रेसिप्रोकेट करने पे ये जो आर जेड स्क्वायर था ये हो गया 1/r z स्क्वायर, और ये ऊपर चले गई। फाइनली ये वाला फॉर्मूला आपका काम का है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है तो फटाफट इसको नोट करो, नोट करो बेटा इसको। रिया सहगल, समझ में आ गया बेटा तेरे को? बेटा रिया देख, इसमें भी तुम माइनस लगाओगे, इसमें भी माइनस लगाओगे, और जब एनर्जी एमिट होगी तो उसका भी माइनस लगेगा, तो वो माइनस अपना आप ही कॉमन आके क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा ना। अगर एनर्जी एमिट होती है तो वो माइनस आता है, तो इधर भी माइनस लगेगा, इसका भी माइनस लगेगा और इसका भी माइनस लगेगा, दोनों तरफ माइनस कॉमन आके क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। इससे मैंने लिखा नहीं, होच पोच हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? सहगल साहब, ठीक है, नोट करो बेटा इसमें।
लक्ष्य बिश्नोई, समझ आ गया बेटा तेरे को? सबका नोट हो गया? हटा दो बेटा ये। तो देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक तो ये मॉडिफाइड हमने किया, क्या आया, क्या आया है, बोलो। ये आया है क्या बेटा? ये मैंने वापस लिखे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इसमें N1 क्या है? N1 है लोअर एनर्जी लेवल, N2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। और देखो सबसे काम की बात ये है ना, 1/r की वैल्यू लर्न कर लो आप। तो 1/r की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r की वैल्यू बहुत ही काम की है, तो आप लर्न कर लीजिए 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, ठीक है, तो आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आए तो लैम्डा कैलकुलेट करना है, करें इसके लिए फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा एच 1/r के लीजिए, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। और जेड, हाइड्रोजन का जेड क्या होगा, 1 हो गया। अब देखो बेटा 1 और 2 में, तो N1 तो हो गया 1 और N2 हो गया 2, और नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सोल्व करने पर देखो बेटा क्या आएगा, ये हो गया 4/3। सोल्व करने पर ये वैल्यू आएगी, क्या ये समझ में आया? कल भी हमने निकाला था, ये कौन सी लाइन बनी बेटा, ये कौन सी लाइन बनी है? लाइमन की फर्स्ट, लाइमन की फर्स्ट लाइन बनी है ना? ठीक है, चलिए
ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आ रहा है, तो लैम्डा फॉर हाइड्रोजन बताइए, ये 4 से 1 में आ रहा है, बताओ क्या आएगा? कर सकते हैं? देखो ये फॉर्मूला अगर लगाते हो क्या बन जाएगा, देखिए 912 हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर, बोलिए n1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। तो लैम्डा क्या आ जाएगा 912 16/15। क्या ये क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? बोलो, कर सकते हैं आप? पक्का ना? अब आप देख लो बेटा, या तो इस फॉर्मूले से कर लो या जो मैंने कल समझाया, जो आपको बेटर लगे उसका यूज ले लेना, ठीक है। जो आपको बेटर लगे उसको यूज ले सकते हो आप, ठीक है। हाँ भैया, चलिए अब बताइए कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि n1 जो है वो इनफाइनाइट नहीं है लेकिन n2 इनफाइनाइट है, ठीक है। n1 इनफाइनाइट नहीं है ना, n1 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। n2 इनफाइनाइट है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में देखो क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर, ये और ये इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा क्या? 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर बन गया क्या? बोलो, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 1/लैम्डा आ गया आर जेड स्क्वायर n1 स्क्वायर, तो बोलो लैम्डा क्या आ जाएगा, आर जेड स्क्वायर n1 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब मुझे बताओ कोई भी नंबर लो 1 2 3, उसका इनफाइनाइट से जो डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम आएगा ना? बेटा मैंने उल्टा, बोलो किसी भी नंबर का किससे डिफरेंस मैक्सिमम होगा, जैसे 1 का 10 से डिफरेंस ज्यादा होगा, 100 से होगा, इनफाइनाइट से होगा ना। तो एनर्जी डिफरेंस जब ज्यादा होगा, है ना, एनर्जी डिफरेंस जब ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा सबसे कम आएगा ना, लैम्डा सबसे कम आएगा, मिनिमम आएगा। और मिनिमम लैम्डा को क्या बोलते हैं, मिनिमम लैम्डा को कल एक नाम बताया था, मार्जिनल या लिमिटेड। वेरी गुड। तो देखो बेटा सुनो, अगर आपको लैम्डा मिनिमम फाइंड आउट करना है तो ये वाला काम मैंने आया, ठीक है। तो इसमें देखो इस फॉर्मूले का आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, क्या 912 n1 स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, क्यों कि देखो ये 1/r है, ध्यान दीजिए 1/r की मैंने ऐसे वैल्यू लिख दी। ये फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? अब देखो
अगर सपोज आपको लाइमन के लिए लैम्डा मिनिमम चाहिए, लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमेन, तो बताओ लाइमन के लिए n1 बताओ, लाइमन का n1 बताओ, 1 होगा। तो बस यहां रख दीजिए 912, और हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ लैम्डा मिनिमम फॉर बामर, अब बताओ क्या आएगा। लैम्डा मिनिमम बामर, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो गया 912 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा मिनिमम पास्चन, बताओ पास्चन का बताओ, पास्चन के लिए n1 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो 912 इंटू, ठीक है इसमें, तो क्या ये समझ में आया सबको, बोलो सबके क्लियर है। कल भी हमने कैलकुलेट किया था, सबको क्लियर है क्या। ठीक है, नोट करो बेटा इसको। हो गया, देखो बेटा बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन और 2 to 1, फिर लैम्डा ऑफ He प्लस 4 to 2, और लैम्डा ऑफ Li प्लस 2 6 to 3, क्या ये इक्वल आएंगे क्या, क्या ये इक्वल आएंगे क्या, आएंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे सुनो, अगर मैं 2 to 1 की बात करूं तो मैं ये वाला फॉर्मूला काम ले रहा हूं, देखो बेटा 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला काम लेंगे। ठीक है, तो देखो आर तो पड़ा ही, हाइड्रोजन का ये हो गया ये, और ऐसा लिख सकते हैं यार। ठीक है, अब देखो बेटा हीलियम प्लस के लिए लिखना है, हीलियम प्लस के लिए देखो क्या लिखोगे, आर जेड की जगह क्या आ जाएगा, हीलियम में जेड की जगह क्या आएगा
2 आएगा तो 2 का स्क्वायर, और देखो ये हो गया 2 का स्क्वायर, सही है। और इसमें देखो r इंटू टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा, ऐसा लिखा, बोलो। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो बेटा सोल्व करने पे क्या फाइनल रिजल्ट आता है वो देखते हैं अपन। देखो r इंटू ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आ गया। फिर देखिए r, इस 2 के स्क्वायर को अंदर ले जाइए बेटा, ऐसा किया मैंने, ठीक है। और यहां पर भी देखें r ये किया मैंने। अब अगर मैं सोल्व करूं तो सोल्व करने पे देखो इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, इसको तो वापस ऐसे लिख दे, ये तो वही आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बच गया, ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये 2/4 है तो नीचे सिर्फ ये बचा, सही है। फिर देखिए ये अगर मैं आगे बोलूं 3 का स्क्वायर तो ये बच गया, ये सही है। और इसको सोल्व कर लो तो ये क्या है, क्या देखो सब कुछ इक्वल आ रहा है, सब कुछ इक्वल आ रहा है। क्या ये क्लियर है सबको, क्या ये क्लियर है, बताओ ये कौन सी लाइन है, 2 to 1, 2 to 1 कौन सी लाइन है, लाइमन फर्स्ट, तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, लैम्डा ऑफ लाइमन फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन, फिर लैम्डा ऑफ पामर सेकंड और He प्लस, ठीक है। और लैम्डा ऑफ पास्चर थर्ड ऑफ Li+2, इनके सबके लैम्डा क्या आएंगे, इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं। बेटा लिखा हुआ ना हीलियम के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, हाँ जी सबको क्लियर है। अब बताओ तो इसका अगला कौन सा होगा, थोड़ा देखो आप ध्यान दीजिए, देखो 2 1 तो 2 का डबल हुआ 4, फिर 2 में और जोड़े आपने 6, देखो ये क्या चल रहा है 2 4 6, और वो चल रहा है 1 2 3, तो बताओ अगला क्या आएगा इसका, नेक्स्ट कौन सा लैम्डा जाएगा, 8 से 4 है ना, फिर 10 से 5, 12 से 6 आ जाएगा, आ जाएगा क्या। और अपन एटॉमिक नंबर बता, लिथियम के बाद बेरिलियम आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, आगे चलता जाएगा। ये सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, सबको क्लियर है, ठीक है। हटा दूं ये, देव किशोर व्यास आपकी इच्छा है, आपका आंसर आना चाहिए फाइनली। चलो बच्चों ये बताओ,
लैम्डा ऑफ लाइमन फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन, वो एक्स एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा ऑफ लाइमन थर्ड फॉर हाइड्रोजन क्या होगा, बताओ बच्चों। ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, याद आएगा क्या फंडा होता है ऐसे क्वेश्चनों करने का, रेशियो से करके बता दीजिए फटाफट। देखो बेटा सुनो, आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है लाइमन थर्ड और हाइड्रोजन, और ये गिवन है, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिखा था 1/r/z², याद करो, ठीक है। फिर ऊपर क्या आया था, याद करो, n1² इंटू n2²। तो लाइमन थर्ड कब बनेगी, 4 से 1। लाइमन थर्ड कब बनेगी, 4 से 1 में बनेगी क्या, बोलो, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया डिवाइडेड बाई 1/r/z²। लाइमन फर्स्ट 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना। तो देखो अब सोल्व कर लो इसको, लैम्डा लाइमन थर्ड और हाइड्रोजन, ये आपको गिवन है। तो देखो ये क्या बच गया, 60/50, तो ये हो गया 4/3, सही है। तो अब देखिए ये चला गया 5 टाइम ये, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 4/5, है ना। तो बताओ लैम्डा लाइमन थर्ड और हाइड्रोजन क्या हो गया, 4/5 एक्स एंगस्ट्रॉम। ये सब क्या आ रहा है, अरुणा समझ में आया बेटा तेरे को, अरुणा, अक्षिता नौलखा, अक्षिता नौलखा, सुन रहे हैं आप, बताइए रिडबर्ग कांस्टेंट क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या था, देखो बेटा सुनो, अपन बात करें एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना। तो रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में अपने को एनर्जी बतानी है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, 21.8 ये था, इसको बोला था हमने, याद करो, इस वैल्यू को रिडबर्ग कांस्टेंट बोला था, याद है क्या, बोला था क्या। अब देखो बेटा, आपको याद है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था हमने, -21.8 10⁻⁻90, है ना, z² n², याद है, याद है क्या, बोलो, अब बताओ, अगर मैं इसमें क्या करूं, इस फैक्टर को ऊपर और नीचे CH से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं दोनों तरफ, मैथमेटिकली कहीं गलत नहीं किया, क्या ये सही है,
मैथमेटिकली सही है? ठीक है, अब बताओ इस चीज को क्या बोलेंगे आप? इस चीज को क्या बोलेंगे जो मैंने ऐसे किया है, रेड से सर्कल किया, जो आर बोलेंगे? तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल एनर्जी बन गया, देखो, माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बोलो बन गया? बन गया है क्या? ये मामला समझ में आया? चलिए अब बताओ, जब टोटल एनर्जी आ गई तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी बताओ और काइनेटिक एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी बताओ। हाँ वेरी गुड लक्षिता। देखिए याद है क्या, टोटल एनर्जी क्या थी? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये बात सही है? तो जो टोटल एनर्जी आ रहा है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2 RCH जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये बात क्लियर है? अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या थी? ये थी, बोलो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप था, तो बस कुछ नहीं करना, इसका फिर माइनस ले लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया सबको? क्या ये समझ में आया? ठीक है बच्चों, ये IIT जेईई में पूछा हुआ है। अब अपन लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो बेटा अपना ये जो चैप्टर है ना, लगभग लगभग अभी तक आधा कंप्लीट हुआ है ना? हाफ वे पे पहुंचे अभी तक अपन। घड़ी डालने लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। कोई बताएगा आप में से? पेपर आपका है संडे को, ठीक है, और फ्राइडे तक जितना हो जाएगा वो आएगा। सैटरडे को प्रैक्टिस पेपर नहीं है ना, सिर्फ संडे को ये पेपर। चलिए देखिए, अब देखो बेटा लिमिटेशंस में क्या है मामला, क्या इसकी लिमिट थी, क्या ड्रॉबैक थे, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, तो लिमिटेशंस में, हाँ बेटा सिर्फ ये चैप्टर आएगा, नेहल यादव, वेरी गुड। देखिए सबसे पहला लिखो लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन लिखो, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन, it is applicable only on single electron species, है ना? ये किन पे एप्लीकेबल होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे, ठीक है ना? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसी पे ये एप्लीकेबल होता है।
बाकी किसी पे नहीं होता है। ये बात क्लियर है आपको? हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट लिख लिया था, याद कीजिए। पता है क्या? सबको पता है? देखो जैसे हाइड्रोजन पे लग जाता है, He+ पे लग जाएगा, Li+2 पे लग जाएगा ना। लेकिन ये He पर, Li पर, Li+1 पर इन पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं लगता है। ठीक है, सबको क्लियर? फिर देखो बेटा नेक्स्ट हमने एक फॉर्मूला पूछा, देखा था, याद करो, MVR=NH/2 तो इसका कोई भी उसने एविडेंस नहीं दिया। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया? कई बार होता है ना, अपन क्वेश्चन में तुक्का मार दें और अपना आंसर सही आ जाता है, और आपको पूछे कि चल बता ये आया कैसे, तब हमारी सीटीपीटी गुम, है ना। हमने टोरा मारा और कई बार टोरा हमारा सही बैठ जाता है। तो इसे पूछा भाई साहब ये लाए कहां से आप, उसके पास कोई इसकी रिप्लाई नहीं थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, लिखो there was no any evidence for MVR=NH/2 ठीक है, इसका कोई एविडेंस नहीं था। कैसे फॉर्मूला आया बेटा? उसने बोला तो यूज तो लेना पड़ेगा ना। अब बताएंगे आता किस, डी ब्रोगली बताएगा, है ना। डी ब्रोगली में एक्सप्लेन करेंगे। आप बताओ, आप क्वेश्चन में तुक्का मारते हो और आपका सही हो गया, और हम कहते नहीं बेटा तूने तुक्का मारा, इसके नंबर नहीं देंगे, मान लोगे तुम? तुक्के वाले क्वेश्चन के नंबर नहीं देते, मान जाओगे तुम? नहीं मानोगे ना। हाँ तो फिर चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है देखिए। हम अभी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा था क्या? लाइंस पढ़ी सारी, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइंस बन रही है ना, लाइमन, बामर, पास्चन, ऐसी लाइनें बनाई थी हमने अभी थोड़े दिन पहले, याद करो। इस तरह की लाइनें बताई थी मैंने आपको, याद है क्या? ऐसी लाइनें पढ़ी थी। तो पहले बताओ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा हुआ, लाइन हुआ और डिसकंटिन्यूअस टाइप हुआ। बोलो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन समझ में आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं? अरे समझ में आ रहा है क्या? क्या लाइन एक दूसरे से कनेक्ट है क्या? हर लाइन अपने आप में अलग है ना, हर की वेवलेंथ अलग अलग आ रही थी ना, हर लाइन की वेवलेंथ अलग अलग आ रही थी। ये सारे एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, समझ में आया क्या? लाइन क्यों बोला, ये लाइनें बन रही है देखो। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला, सारी लाइनें क्या है, अलग अलग है ना, सबकी वेवलेंथ अलग अलग आ रही है। क्लियर है क्या? अब देखो बेटा सुनो, हुआ क्या पंगा कि जो ये एक लाइन बनी हुई थी, सपोज ये एक लाइन मान लो एक बार, ये कोई एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को जब हमने क्या किया, हाई मैग्नीफाइंग पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखा, है ना, तो ये हर एक लाइन वापस आगे बहुत सारी लाइंस में इस तरह से स्प्लिट हो गई। एक लाइन
बहुत सारी लाइन में स्प्लिट हो गई, ये क्या मसला हुआ बताओ, ये क्या मसला है? तो समझ में आ रहा है ये क्यों? आप कुछ कोई बता सकता है आप में से? रिया सहगल बताओ, रिया सहगल बताओ। देखो बेटा सुनो, ये एक लाइन थी, हाई मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप से देखने पर ये बहुत सारी लाइनों में इस तरह से स्प्लिट होगी। इसका रीजन समझते हैं। देखो क्या है बेटा, एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ये कोई स्कूल है, स्कूल तो एक ही हुई ना, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब अपन उस स्कूल के अंदर एंटर करते हैं तो स्कूल में बहुत सारे रूम है कि नहीं है? अपने मकान के, अपने घर से समझ लीजिए, आपका एक घर, उस घर में बहुत सारे रूम है, 3 4 5 10 ऐसा हो सकता है। तो बोलो क्या होगा कि जो ऑर्बिट था वो लेटर ऑन किस में टूटता है? सब ऑर्बिट में। अरे पता है क्या, सब यूनिट में टूटता जाता है ना। घर की सब यूनिट रूम होगी, अरे हो गई। तो हुआ क्या कि बोहर ने तो सिर्फ ऑर्बिट तक को फोकस किया था, उससे आगे उसने कोई बात नहीं की थी। उससे पूछा भाई ये क्या हुआ, उस टाइम इसके पास कोई इसकी रिप्लाई नहीं थी। ये बात समझ में आई? क्यों टूटा समझ में आया? ये एक ऑर्बिट था, ये ऑर्बिट आगे बहुत सारे सब ऑर्बिट में टूट गया, स्प्लिट हो गया। अरे समझ में आएगा? जैसे मैं कहता हूं मैं मार्कर का एक बॉक्स लेके आया और मार्कर के उस बॉक्स में बहुत सारे मार्कर हैं, तो एक बॉक्स अब अलग अलग मार्कर में स्प्लिट हो गया ना। अरे समझ में आई क्या बात है? ठीक है, तो लिखो बच्चों। अच्छा एक बात देखें, जब हमने यहां पर देखो, यहां हमने काम में लिया मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हमने काम में लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में इसको बोलते हैं नेहरू। वापस कनेक्ट कर लो। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या बोलेंगे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड के केस में बोलते हैं जीमांस इफेक्ट, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? आ रही है क्या अब? हेलो हेलो, हेलो, हाँ बच्चों।